हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रेशो होती है ये किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। क्लियर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यहाँ फॉर्मूला यहीं से बन गया। रेशो दी हुई थी तो अपॉन में आएंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैंने ये ऑब्लिक करके एयर क्यों डाला है, क्योंकि जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है और जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है इनमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है सिर्फ, ठीक है। जो डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की और एयर में जो स्पीड है लाइट की उसको हम क्या करते हैं, सेम लेके चलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम सी से लिखते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम उसके लिए हम इसको वी से लिख लेते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। क्लियर। वो भी बताता हूँ कि क्यों बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ठीक है। इसमें देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है अगर हमें, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब यहाँ मीडियम भी क्या है, एयर ही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, एयर का, तो मीडियम एयर ही है। और ऊपर क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो 3 × 10⁸, और नीचे भी क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में, क्योंकि एयर की बात हो रही है तो वो भी कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁸। तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसके यूनिट कोई नहीं होते हैं, ठीक है। ये बस इसी तरीके से लिखते हैं हम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ स्पीड है मीटर पर सेकंड, उसके यूनिट भी उससे कैंसिल हो जाते हैं। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता हमारे पास। क्लियर। ये तो एयर की बात थी, क्योंकि एयर के केस में यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख सकते थे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ रहे हो, लाइट इन एयर। तो ये कन्फ्यूज़न तो नहीं है आप लोगों को कि यहाँ एयर भी लिख रखा है, ठीक है। ये एयर मैंने क्यों लिख दिया था, क्योंकि एयर में और वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो हम सेम ही लेके चलते हैं, इस वजह से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख दो या वैक्यूम लिख दो, एक ही बात है, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट यहाँ क्या आएगा, इन ग्लास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से। क्लियर हो रही है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हमें पता कितनी होती है, 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो कितनी है, मैं आपको बता देता हूँ, 2 × 10⁸ होती है, ठीक है। ये सब गिवन होगा आपके पास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है आपके पास, ग्लास की 2 × 10⁸, तो 10⁸ इससे कैंसिल हो गया, कितना आया ये 3/2, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आएगा। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। क्लियर। अब देखो इसको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, देखो इस चीज़ को समझो। एब्सोल्यूट बोलने का कारण क्या है कि जब भी विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात होगी, देखो ये जैसे Ng है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है। नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं जब हम, या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो वो किसके लिए बोलते हैं, उस मीडियम के लिए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं हम। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। क्लियर हो रही है चीज़, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर ये ग्लास है एक मीडियम, और यहाँ पर एयर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आएगी ना, देखो ये यहाँ इंसिडेंट हुई, ये है नॉर्मल, और ये क्या करेगी अब बताओ, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि एयर रेयरर होगी हमारे पास, और जी मतलब ग्लास क्या होगी हमारे पास, डेंसर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, इस तरीके से। समझ रहे हो इतनी बात, ये एंगल आई और ये एंगल आर। क्लियर हो रही है चीज़, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल ही रही होगी कि नॉर्मल हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कह रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसके विद रिस्पेक्ट टू है, एयर के। तो इसको मैंने आपको लिखना भी बताया था, कैसे लिखते थे हम इसको, Ng, और यहाँ मैं इसको A लिख सकता हूँ। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये एग्जांपल से समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना आपको, ये एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। पेपर में तो इसके न्यूमेरिकल पूछेंगे आपसे, तो वहाँ करना है बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर डेफिनेशन वगैरह पूछ ले आपसे तो इसी तरीके से आपने बतानी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब एक मेन पॉइंट देखो, ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये रही स्पीड। तो यहाँ से ये देखो, ये जो n है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी के, या नहीं।
जैसे हम ग्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, ग्लास है। तो देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं? वेलोसिटी कम क्यों होगी? देखो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मतलब क्या है, वो उतना डेंस है, और अगर डेंस कोई चीज़ है तो वहाँ पर स्पीड कम हो जाती है, समझ लो। जैसे यहाँ पर ये रेयरर है, ये डेंसर है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, जैसे हम कहें एयर का जो है आपके पास स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें ग्लास, ठीक है, ये है स्पीड का, ये है स्पीड के लिए, तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उल्टा हो जाएगा, ग्लास का सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि इसमें स्पीड कम है, और वाटर का, और फिर सबसे कम जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो किसका आ जाएगा, एयर का, वो हमने निकाला भी था 1 आया था, और ग्लास के केस में देख लो 1.5 आया था। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वो उतना डेंस है, अगर एयर में और ग्लास में आप कंपैरिजन करो, ये ज़्यादा है ये कम है, समझ रहे हो। तो यहाँ वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और यहाँ वेलोसिटी कम रहेगी। और अगर आप देख भी लो यहाँ पर ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये रेयरर ये डेंसर, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा रहेगी रेयरर में, और डेंसर में आके वो कम हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? तो ये बात बस आपको ध्यान में रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होता है, वो डेंस ज़्यादा है, समझ रहे हो, उतना ही डेंस है वो, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर मैं एयर से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये डेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। अब जैसे न्यूमेरिकल भी आ जाए, आपको वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे 2 मीडियम के, तो रेयर डेंसर आपको पता चल जाएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, और जिसका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो रेयरर होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और वेलोसिटी भी आपको पता चल जाएगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? वेलोसिटी क्या रहेगी वहाँ पे, कम रहेगी। क्लियर। अब जैसे ये नोट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी आपको समझ लेना है। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ ग्रेटर, यही बात है, देन लेसर विल बी द स्पीड। लिख लोगे ये बात, ठीक है, समझा मैंने दी है ऊपर आपको, तो नॉर्मल सी वही बात है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो लेसर विल बी द स्पीड। क्या इतनी बात क्लियर? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि अ मीडियम विद हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने आपको बताया था जिस मीडियम का हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंस होगा ज़्यादा, तो वही लिख रखा है, इज सेड टू बी डेंसर कंपेयर्ड टू द मीडियम विद लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा उसके कंपैरिजन में हाइयर वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, डेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है, तो सिंपल सी कहानी थी आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और एयर भी लिख सकते हैं हम ऊपर, क्योंकि वैक्यूम और एयर में स्पीड हम लगभग सेम लेके चलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया इसका, ठीक है। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि ये सब चीज़ें क्या है, नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एयर ही बात करते हैं, जैसे मैंने आपको ग्लास की बात बताई थी, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इसको लिखने रिप्रेजेंट करूँ, अगर देखो ज़रा, जैसे ये ANG है, ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया, अगर इसे लिखूँगा तो आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, NG/NA, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। और ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है इस पर बताओ ज़रा, क्योंकि NA क्या होता है, 1 होता है, ये अभी आपको निकाल के भी दिखाया, ये 1 होता है, तो ऊपर कुछ भी, अब मान लो ANW है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो NW/NA, NA कितना है, 1 ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये नॉर्मल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सिंगल हम लिखते हैं वो आप समझ जाना किसके रिस्पेक्ट में है, हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो लाइट एंटर कर रही होगी उस मीडियम में, वो कहाँ से एंटर कर रही होगी, एयर से ही एंटर करेगी उस मीडियम में हमेशा, ठीक है। तो आपको अगर अलग से वो दे दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, ग्लास का अलग अलग दे दे, तो आप समझ जाना वहाँ लाइट किससे आ रही है, एयर से ही उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, वाटर में या एयर से ग्लास में। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब थोड़ा और क्लियर करेंगे हम इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, इतना आप ये नोट कर लेना। ओके जी, थैंक यू।